अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 6 एनर्जेटिक्स टॉपिक 6.4 हेसिस लॉ। हेसिस लॉ जो था ये फॉर्मुलेट किया था G.H. हेस ने 1840 में, और इसकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो अगर हम उस केमिकल रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करें या उसको मल्टीपल स्टेप में करें, उसमें जो इंथाल्पी का चेंज आएगा वो सेम आएगा। इट मीन्स के इंथाल्पी चेंज पाथवे पे डिपेंड नहीं करती कि रिएक्शन किस पाथ से हो रहा है, बल्कि वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। हम जितने ज़्यादा स्टेप्स करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम रिएक्शन को कितने स्टेप्स में कर रहे हैं। ओवरऑल इंथाल्पी चेंज हमेशा रिएक्शन का सेम होता है। जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका मतलब है कि साइकिल में जो इंथाल्पी चेंज होगी वो ज़ीरो होगी। कैसे, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में हम एक रिएक्टेंट ए लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट बी में, और हमारे पास कोई इंथाल्पी चेंज आता है। जैसे हमारे पास आता है +100 कि इस रिएक्शन की इंथाल्पी चेंज 100 है। फिर हम उस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में भी कर सकते हैं। जैसे पहले हम उसको ए से सी में कन्वर्ट करें, फिर सी से डी में कन्वर्ट करें, फिर डी से बी में कन्वर्ट करें। मतलब एक ये पाथ भी हम यूज़ कर सकते हैं और एक डायरेक्ट पाथ भी है। फॉर एग्जांपल ए से सी तक की जो एनर्जी है वो +20 है, सी से डी तक +30 है, और डी से बी तक +50 है। अगर हम इस पाथवे की इंथाल्पी को ऐड करते हैं 50 + 30 + 20 वो 100 होती है। इट मीन्स कि हमने जब मल्टीपल पाथ यूज़ किया, मतलब 3 स्टेप में रिएक्शन किया, तो भी हमारे पास जो एनर्जी आई, इंथाल्पी चेंज आया, वो 100 का था, और जब हमने सिंगल स्टेप में किया तो 100 का था। अगर हम 100 से 100 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब है इंथाल्पी जो साइकिल की होती है वो = 0 होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था। इसका मतलब ये है कि जो सिंगल स्टेप की जो इंथाल्पी है दैट इज इक्वल टू इंथाल्पी ऑफ मल्टीपल स्टेप। इसका मतलब है ΔH इस सिंगल स्टेप का = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3, जैसे हमने इस इक्वेशन में कहा है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है। अगर हम सिंगल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास इंथाल्पी का चेंज आता है -393.5 किलोजॉल पर मोल। इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम कार्बन को एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं। इस रिजल्ट में हमारे पास 2 इंथाल्पी चेंजेस आएंगी। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर फिर से हमारे पास 393.5 किलोजॉल पर मोल आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिंगल स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में करें, इंथाल्पी चेंज हमेशा सेम होता है। इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन का ग्राफ है। आप इसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले रिएक्शन को एक स्टेप में किया। हमने एक रिएक्टेंट लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, उनको कंबाइन किया, और सिंगल स्टेप में हमें ये पता लगा जब 393.5 किलोजॉल पर मोल एनर्जी ये रिलीज़ करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। हमने क्यों रिएक्टेंट को ऊपर लिखा है? क्योंकि ये जो ग्राफ है उसमें एनर्जी ऊपर की तरफ क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने चूंकि एनर्जी रिलीज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की है, इसीलिए हम लोगों ने एरो नीचे की तरफ ड्रॉ किए कि इट मीन्स के इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर हम इसी रिएक्टेंट को लेकर 2 स्टेप्स में करते हैं तो पहले क्या होता है, 110 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए हमारा एरो जो है जितना 110 के जितना हम लोगों ने नीचे इस एरो को ड्रॉ किया।
फिर इसकी फॉर्मेशन के बाद फर्दर दोबारा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ है और ये सिंगल स्टेप में हुआ है, लेकिन हम नोट कर रहे हैं कि दोनों की जो इंथाल्पी चेंज है, इंथाल्पी चेंज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना डिफरेंस होता है एनर्जी का उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, और अगर हम 2 स्टेप्स में करेंगे तब भी हमारे पास रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है, इसलिए इंथाल्पी चेंज क्या है, ओवरऑल सेम है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6.7 है कि हम इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैन नॉट बी मैयर डायरेक्टली। ये जो वैल्यू मीथेन की फॉर्मेशन है इसको हम डायरेक्टली मैयर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली मैयर करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई रिएक्शन है जिसका हम ये डायरेक्ट उसकी 1 स्टेप की जो एनर्जी है अगर हम वो फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल पाथवे है वो वाला मेथड यूज़ करते हैं उसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ पर मीथेन की एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके मीथेन की फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। अब हमने ये देखना है कि इसको फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें रिक्वायर हैं। एक हमें कार्बन चाहिए, वो भी रिएक्टेंट में। तो इन तीनों में से हमने देखना है कि कौन से रिएक्शन में कार्बन रिएक्टेंट में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू है -393.5 किलो जाउल पर मोल। नेक्स्ट हमें चाहिए हाइड्रोजन, वो भी रिएक्टेंट में। तो इस इक्वेशन में हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट में लिखा हुआ है, तो हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए और इस रिएक्शन में 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। और हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको -285 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 571.6 किलो जॉल पर मोल। डेल्टा एच -571.6 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह हम देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट में CH4 चाहिए, बट यहाँ पर जो CH4 है वो रिएक्टेंट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम इस रिएक्शन को लिखेंगे बट रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में लिख देंगे और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में। तो CO2 प्लस 2H2O गिव्स अस CH4 प्लस 2O2, ठीक है। और हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू -890 है, तो हम इसको +890 लिखेंगे क्योंकि हमने इसको रिवर्स फॉर्म में लिख लिया ना, 890.4 किलो जॉल पर मोल। अब हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर इस इक्वेशन को ऐड करने से अगर ये इक्वेशन आती है, इट मीन्स कि इन वैल्यूज़ को भी ऐड करने से इस मीथेन की फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट में और अगर एक चीज़ रिएक्टेंट में है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट में भी लिखी हुई है, तो वो कैंसल आउट हो जाती है। जैसे 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है और 2 प्रोडक्ट में है, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब उनका हम डिफरेंस लेंगे। और अगर सेम साइड पे है तो वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में है, यहाँ पर रिएक्टेंट में है, कैंसल आउट हो जाएगा। वाटर प्रोडक्ट में है, यहाँ पर रिएक्टेंट में है, कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम बाकी चीज़ों को लिखेंगे, तो एक कार्बन है रिएक्टेंट में, 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में CH4 है। इसका मतलब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने से हमें अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल रही है। इट मीन्स कि इन तीनों एनर्जीज को ऐड करने से हमारे पास मीथेन की फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -74.6 किलो जाउल पर मोल। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है और हमें उस रिएक्शन में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, तो हम रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम जितने भी प्रोडक्ट में सब्सटेंसेस हैं, अगर हम उनकी फॉर्मेशन की वैल्यू को ऐड करें, माइनस करें और जितने भी रिएक्टेंट जो हैं उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, तो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाता है। इसको हम आगे एग्जाम्पल से देखते हैं।
डेल्टा एच एफ क्या होता है? डेल्टा एच एफ होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कहते हैं। अच्छा, डेल्टा एच एफ की जो वैल्यू होती है ये उन एलिमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं उनकी ज़ीरो होती है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो स्टैंडर्ड स्टेट में गैशियस फॉर्म में है तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी। यानी कि हर वो एलिमेंट अगर वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट होता है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो H2 गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी अगर वो O2 की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर O3 की फॉर्म में ऑक्सीजन होगा तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, उन्होंने उसमें ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है और उन्होंने कहा आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करें। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि अगर हमने रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड करनी है और हमें फॉर्मेशन की वैल्यूज़ गिवन है तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे फिर रिएक्टेंट की फॉर्मेशन की वैल्यू। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम इन दोनों की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो 16 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस 18 इंटू वाटर की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट को लेंगे। रिएक्टेंट में हमारे पास जी 2C8H18 है और प्लस हमारे पास 25 O2 है। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ देखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या गिवन है, -285, तो हम 16 इंटू -285 करेंगे प्लस 18 इंटू वाटर करेंगे और वाटर की जो वैल्यू है दैट इज 3, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है 393, तो 16 इंटू -393 प्लस वाटर की है -285, तो 18 इंटू -285। अच्छा, इसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 2 इंटू C8H18 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -269, तो 2 इंटू -269। अब देखिए ऑक्सीजन जो है ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, O2 के फॉर्म में, इसलिए देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना भी हो तो फिर आपको खुद ही याद होना चाहिए कि ये ज़ीरो है। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁴ किलो जाउल, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.9, यहाँ पर भी हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है और हमें वैल्यूज़ गिवन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। ठीक है, तो हम दोबारा वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम प्रोडक्ट की जो पहले लेंगे, हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की वैल्यूज़, प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और दूसरा वाटर है। इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ग्लूकोज की वैल्यू 1 इंटू ग्लूकोज हमारे पास आ जाएगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 6 हैं तो 6 ऑक्सीजन हम ऐड कर लेंगे इसके साथ। ऑक्सीजन जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन भी है, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। ग्लूकोज की भी वैल्यू गिवन है दैट इज़ -1258.18 किलो जॉल पर मोल। इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज पे पुट कर लेंगे जो 6 इंटू -393.5 है प्लस 6 इंटू वाटर जैसे 285 किलो जॉल पर मोल। वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा दैट इज -2817.62 किलो जॉल। इसी तरह अगर हमारे पास फॉर्मेशन की वैल्यूज़ गिवन हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड किया था। इंथैल्पी ऑफ कंबशन किसे कहते हैं, जब भी हम किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो इंथैल्पी का चेंज आता है उसको हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं, जिसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी फाइंड किया था इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल है, हम लोगों ने इस कंपाउंड की कंबशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कंबशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों की हम लोगों ने क्या लेनी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेनी है।
अब हमारे पास प्रोडक्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड 2 और साथ हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इनकी एनर्जीज को हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 1C2H2 की एनर्जी प्लस 5/2 O2। वैल्यूज पुट करेंगे। CO2 की जो एनर्जी है दैट इज 2 इंटू -393.5 किलो जॉल पर मोल, जबकि वाटर की 285.8 किलो जॉल पर मोल है। उसको पुट करेंगे। -C2H2 की 226.73 है, जबकि हमें पता है कि ऑक्सीजन की 0 होती है। वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -1309.53 किलो जॉल पर मोल। Thank you so much. Allah Hafiz.